आपको सुनना चाहिए क्या करना होगा बचने के लिए, हो जाए तो क्या करना होगा और क्या नहीं करना होगा, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हम क्या करते हैं, हार्ट अटैक हो गया तो अगला स्टेप क्या है, हॉस्पिटल ले जाओ, यही है ना, राइट। तो खैर एक ही कहानी समझ लेते हैं, आप बताएंगे। ठीक। जी नमस्कार, ये मेरा मम्मी है, इनका उम्र 65 साल है। इनको 14-15 साल से शुगर और बीपी का प्रॉब्लम था, वो कंटिन्यू दवा खा रहे थे। लास्ट 2024 को 31 दिसंबर को इनको हार्ट अटैक आया। तो हम लोग ने इमीडिएटली इनको नेम केयर अस्पताल में ले गए, जो काफ़ी बड़ा अस्पताल है। वहाँ पे जाने के साथ ही साथ इनको आप आईसीयू में एडमिट कर दिया। तो आईसीयू में एडमिट करने के बाद मैं केस काउंटर में गया, क्योंकि हम लोग का आर्थिक हालत उतना ठीक नहीं है इकोनॉमिकली। तो वहाँ पे बोला 12 घंटा या 24 घंटा का 40,000 रुपये करके पे करना पड़ेगा। तो मैं डर गया, क्योंकि इतना आर्थिक हालत ठीक नहीं है। फिर भी रिक्वेस्ट करने के बाद 1-2 दिन बाद उन लोगों ने जनरल पे शिफ्ट किया और बोला हम लोग मॉनिटर करेंगे। तो मॉनिटर करने के बाद फिर हमें कहा कि आप एक काम करो, इमीडिएटली आप इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। कुछ बोलता है वायर कुछ ऐसा लगा देता है, एंजियोप्लास्टर कुछ। तो मैं कहा इसके लिए क्या करना पड़ेगा। उन्होंने फिर बड़े अस्पताल, जो गुवाहाटी हम लोग का नॉर्थ ईस्ट का बड़ा सिटी है, वहाँ पे रेफर किया। क्या वहाँ पे जाओ 2.5 लाख रुपया लगेंगे, आपको इमीडिएट करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो पेशेंट का बचना मुश्किल हो जाएगा। आपको हम लोग दवा दे रहे हैं, 18 किस्म का दवा दिया, जो मैंने आप लोगों को टीम को भेजा हुआ है। तो दवा खाते खाते मैं आपकी वीडियो सोशल मीडिया के जरिए देख रहा था। तो सोशल मीडिया के जरिए आपकी टीम से बहुत मुश्किल से कांटेक्ट किया और DIP डाइट फॉलो किया। तो सर हार्ट अटैक से पहले माँ का जो शुगर था वो 300 था खाली पेट पे, और खाने के बाद 500 था, और बीपी भी लगभग 170 से 190 के आसपास हो रहता था। और 6 महीने पहले डॉक्टर को रेगुलर ट्रीटमेंट करता था। तो डॉक्टर ने कहा इनको गैस्ट्रिक अल्सर हो गया फर्स्ट स्टेज। तो इतना सारा बीमारी, अभी कोई डॉक्टर बोल रहा है बड़ा अस्पताल में जाओ, हार्ट के लिए तो आपको सर्जरी करना पड़ेगा जो भी है, और बीपी और शुगर के लिए डोसेस बढ़ाने पड़ेंगे। इंसुलिन हम लोग को सुबह शाम दे दिया, दोपहर को मेडिसिन दिया खाने के लिए, गैस्ट्रिक के लिए बहुत सारा दवा, मतलब अनलिमिटेड दवा था। तो जैसे आप लोगों की टीम के साथ कांटेक्ट हुआ, होने के बाद DIP डाइट शुरू किया। चमत्कारी रूप से 3 महीने में माँ का जो बीपी था वो बिल्कुल खत्म हो गया। मतलब आज तक 2-3 बार तो इनको लो प्रेशर आ गया, मतलब लो हो रहा है। तो अचानक से वो दवा छोड़ना पड़ा। अगर दवा नहीं छोड़ते तो माँ को मतलब लो बीपी हो जाता है। तो दवा छोड़ दिया, आज तक एक भी दवा नहीं खाया बीपी का। शुगर 95% खत्म हो गया, बिल्कुल भी। 4-5% इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी है मम्मी कभी कभी आप डाइट चीटिंग करते हैं, मतलब कुछ अलग से चीज़ खा लेते हैं, तो उसकी वजह से शुगर आपका 200 का आसपास रहता है खाना खाने के बाद। लेकिन कल परसों मैंने आपका एक वीडियो देखा कि 250 तक नॉर्मल है, वो हमको पता नहीं था। हम लोग को डॉक्टर ने बोला था 150 का ऊपर गया तो आपको दवा खाना है, 150 का ऊपर गया अगर शुगर तो आपको दवा खाना है, 150 रहना चाहिए खाने के बाद। और हार्ट का अभी तक 2 महीना लास्ट हो गया सर, एक भी दवा नहीं खा रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, ना हमें कोई ऑपरेशन करना पड़ा, ना कुछ महंगा इलाज के चक्कर में जाना पड़ा। सिर्फ डॉक्टर BRC सर का मतलब गाइडलाइन से इतना कम में इतना बड़ा बीमारी से आज़ादी मिल गया कि मैं सोच भी नहीं सकता। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक छोटा सा स्टोरी है सर, 3 महीना पहले मेरा एक दोस्त है, उसका किडनी 82% खराब हो गया था। तो उनको डॉक्टर ने कहा कि 3 महीने बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, मर जाएगा। 25 ईयर्स का लड़का मेरा पहचान है। तो मुझे आपके बारे में मम्मी ठीक हुआ तो कॉन्फिडेंट में मैं उसके पास गया। तो उन्होंने कोलकाता में आपका ये क्या करता है किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बात किया था 20 लाख रुपये में। तो मैंने कहा तुम्हारे पास टाइम कितना, बोलता है 2 महीने बाद मैं मर जाऊँगा। तो ट्रांसप्लांट के लिए रेडी किया। मैं कहा सिर्फ 10 दिन दो, अब BRC सर का टीम से बात करो, आप वो डाइट फॉलो करो, रिजल्ट देखो, फिर आप ऑपरेशन कर लेना जो भी करना है। अभी सर 1 महीना हो गया, वो डेली हफ्ते में 2 बार डायलिसिस करता था, 1 महीना से बिल्कुल डायलिसिस नहीं किया, अभी आराम है। और मम्मी जब ठीक हो गया था हार्ट के लिए, तो हम लोग नॉर्मली जा रहे थे, हफ्ते में 2 हफ्ते में बोला रहा था डॉक्टर। जब मम्मी क्योर हो गया, डॉक्टर के पास गए, वो डॉक्टर प्रसाद नाम है, उन्होंने मम्मी का इलाज करके बोला इतना फास्ट कैसे अच्छा हो गया। तो हमने बोला सर आपका दवा से, लेकिन एक्चुअली दवा छोड़ दिया। अगर मैं उनको बोल देता कि दवा छोड़ दिया, मुझे भगा देते। तो उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन में लिख के दिया अभी आप मेरे पास आओ ही मत,
मेरा दवा कंटिन्यू चलो 6 महीना बाद आना उस टेस्ट के बाद। लेकिन मैंने उनको नहीं कहा कि हाँ एक्चुअली आपका दवा छोड़ दिया हमने, मैं सिर्फ जनरल चेकअप के लिए गया था कि मम्मी अभी ठीक है कि नहीं। अब आपका उनको पता चल जाएगा ये लाइव चल रहा है। तो सर आप ही को बचाना पड़ेगा क्योंकि वापस तो जाते ही पाऊंगा। होप कि उन तक ये वीडियो ना पहुँचे। पहुँच भी जाए तो DRC सर जिंदाबाद है, टेंशन नहीं होगी। थैंक यू सर। तो आपने कहानी सुनी, यहाँ पे जो मुख्य बात है कि हार्ट अटैक होना हुआ, अब क्या करना है। इनके केस में हार्ट अटैक हुआ, ये बचे कैसे? ये बचे तब जब इन्होंने बोला कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, तो बच गए। तो इनका क्यों क्या था कि पैसे नहीं होना, अदरवाइज एंजियोप्लास्टी हो जाता है, एंजियोग्राफी हो जाता है, बाईपास सर्जरी हो जाता है, वो सब तो होता ही होता है, राइट। तो एक बात आपको समझना है, जब भी आपको चेस्ट पेन हो, किसी को भी कभी हो सकता है, खासतौर पे वो लोग जिन्होंने कोविड के वैक्सीन लिए, तो चेस्ट पेन जब होता है उस वक्त पेन को इमीडिएटली कम करने के लिए, जैसा हम अक्सर बताते हैं अपने कोर्स में, कि अगर आप नीचे बैठ जाते हैं, पेशेंट को बिठा दें और दिस इज द पोस्चर, राइट, इस पोस्चर में द पेन इट रिड्यूसेस। तो पोस्चर चेंज कर दो, कोई ये दवा है और साथ में अदरक चबा चबा के अगर खा ले बड़ा टुकड़ा, आंसू आ जाए तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन बढ़ेगा और होपफुली पेन विल सबसाइड। जो भी होना है पेशेंट के साथ उस 20 मिनट में हो जाएगा। बचना है तो बच जाएगा, मरना है तो मर जाएगा। लेकिन आप जब उसको जाके लेके जाते हैं, पहुंचते हैं, अगर तो पेशेंट ठीक रहता है तो बोलते हैं डॉक्टर ने बचा लिया, पेशेंट मर जाता है तो डॉक्टर बोलता है कि लेट लेके आए हो, राइट। उनके पास बोलने के दो दे आर वेरी वेरी सेफ। लेकिन ये समझना होगा कि हॉस्पिटल लेके जाने से कोई एडिशनल बेनिफिट होता है, ऐसा साबित नहीं हुआ आज तक। अगर आपको इसकी जांच करनी है तो आपके हाथ में जो किताब है उसका पेज नंबर 17 में जाएंगे तो इस सवाल का जवाब मिलेगा। अब मैं कंक्लूड कर रहा हूँ अगले 5 मिनट में। ये 5 मिनट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ट्रिकी भी है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, तो समझने की कोशिश कीजिए। आज तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हार्ट अटैक से इंसान मरता नहीं है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हार्ट अटैक हुआ तो डॉक्टर के पास जाएगा, हॉस्पिटल जाएगा, उससे कोई उसके चांसेस बढ़ जाएंगे क्या बचने के? द आंसर इज नो। उसके चांसेस घटेंगे क्या? मे बी यस। यानी कि अगर हार्ट अटैक होता है और डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसके चांसेस मरने के बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। जो आपने अभी सुना, आप में से बहुत लोग इस बात पे ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, अरे ये क्या कह दिया। हालांकि आप लोग नहीं उठाएंगे बिकॉज़ आप मेरे स्टूडेंट हैं, आप बहुत डिटेल में गए। एक आम आदमी बोलेगा नहीं अब तो ये अनसाइंटिफिक बात कर रहा है। तो मैं ये तो बोलता हूँ काफी समय से कि अगर अनसाइंटिफिक है तो साबित करके दिखाओ। साइंस साइंटिफिक उन बातों को बोली जाती है जो साबित किया जा सकता है, राइट। तो हॉस्पिटल जाने से फायदा होगा ऐसा कहीं साबित है क्या? अगर तो साबित है तो वो सामने दिखा दो। लेकिन फिर भी अभी ये लाइव चल रहा है, करीब 100 चैनल में लोग प्रोटेस्ट करेंगे, अरे ये क्या बोल रहे हैं, तो अनसाइंटिफिक बात बोल रहे हैं। तो आप साइंटिफिक बात बोल रहे हो तो साइंटिफिक बात उसे बोली जाती है जो साथ में सबूत होता है, देन इट इज कॉल्ड साइंटिफिक। आस्था तो कुछ भी हो सकता है। मेरा आस्था है कि जब मैं बीमार पड़ूं मैं हॉस्पिटल जाऊँ, वो आस्था है, वो साइंस नहीं है। जब भी मुझे कुछ दुख हो तो मैं मंदिर जाऊँ, वो आस्था है, वो साइंस नहीं है। साइंस वो है जिसको साबित किया जाए। तो अगर आपको लगता है, ये मेरे आपके लिए होमवर्क भी है स्टूडेंट्स के लिए या किसी के लिए, अगर आप जिसको ये लगता है कि हॉस्पिटल में जाने से मेरे बचने के चांस बढ़ जाएंगे तो उसका कोई बैकअप सबूत है क्या? तो बैकअप सबूत नहीं है, सिर्फ एक दिमाग में चल रहा है कि सभी जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं। क्या ऐसा कोई सबूत है जिससे साबित हो कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन सर्जरी से उस पेशेंट की लाइफ स्पैन या क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगी? सबूत नहीं है। सबूत जो है वो उसके ठीक उल्टा है। लेकिन हमारा जो दिमाग है वो सबूत की जगह ये देखता है ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादातर लोग ये कर रहे हैं, वही इटसेल्फ अपने आप में सबूत समझ लेते हैं, राइट। इस बात को थोड़ा और समझाता हूँ आपको ये समझ आ जाए। इसके लिए आज से 4 दिन पहले आपको समझाने के लिए मैंने एक कॉन्टेस्ट रखा। वो कॉन्टेस्ट क्या है? 10 लाख का कॉन्टेस्ट सैटरडे को। आप में से किसी ने देखा था? काफी लोगों ने देखा था। ये
कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, ये किसका डायलॉग है? गब्बर का। धर्मेंद्र का डायलॉग है। हाँ, अगर तो धर्मेंद्र का डायलॉग है तो मेरा कॉन्टेस्ट ये है, मेरा चैलेंज ये है कि धर्मेंद्र का डायलॉग जिस भी फिल्म में बोला है वो क्लिपिंग लाके मुझे अभी दो, मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूंगा। अब क्या लगेगा, अरे यार ये तो बेकार कर दो, धर्मेंद्र का डायलॉग मैंने खुद देखा है, सब बोल रहे हैं, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, मुझे खुद पता है। लेकिन जब ढूंढने चले जाएंगे तब पता चलेगा धर्मेंद्र जी ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं, कभी है ही नहीं कहीं। शौक लग रहा है ना, राइट? कभी नहीं बोला। अगर तो बोला तो मैं तो 10 लाख रुपए देने को तैयार हूं। ये चैलेंज किए भी आज से 3-4 दिन तो हो गए हैं, अभी तक मेरे पास बहुत सारे लोगों के जवाब आए कि शोले में बोला है। मैंने कहा ठीक है, तो बोला है वो क्लिपिंग लगा दे दो मुझे, यादव की बारात में बोला है, लोहा में बोला है, इलाका में बोला है, इस तरह के खूब सारे आंसर आप में से कई लोगों ने दिए। लेकिन मेरा सवाल है कि जो भी फिल्म बोल रहे हो उसका वो क्लिपिंग लाके दे दो और 10 लाख रुपए ये रहा, मैं खड़ा हूं, ले लो। अभी तक कोई नहीं आया, ना कोई आएगा। वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ऐसा कभी धर्मेंद्र जी ने बोला ही नहीं, राइट? लेकिन कुत्ते कमीने मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा वो बोला होगा, लेकिन मेरा सवाल क्या, कुत्ते कमीने में तेरा खून पी जाऊंगा, ये कभी किसी ने नहीं बोला। धर्मेंद्र ने तो पक्का ही नहीं बोला, राइट? लेकिन आपके दिमाग में तो फिट है ना कि बोला है। तो मैं यहाँ ये उदाहरण क्यों दे रहा हूँ? ये उदाहरण ये दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें जो साइंटिफिक नहीं होती हैं या सच्चाई नहीं होती है, लेकिन हमारे दिमाग को लगता है सच है। वो हमारे दिमाग में कोई भी चीज सच कब लगती है? हमारे दिमाग में कोई भी चीज सच तब लगने लगती है जब उस एक झूठ को हजारों लोग हजारों बार हजारों तरीके से करते हुए नजर आते हैं, तो हमारा दिमाग बोलता है कि ये सच है, उसे ऐसी इंटरप्रिटेशन, फिर उसको कोई और एविडेंस की जरूरत नहीं होती। अगर खूब सारे लोग बोले कीमोथेरेपी अच्छा है, खूब सारे लोग बोले चाहे वो अच्छा ना हो, तो हमारा दिमाग उसकी इंटरप्रिटेशन करेगा कि ये साइंटिफिक है, सच है। जिस तरह से आपके दिमाग ने इंटरप्रिटेशन किया कि बहुत लोग बोल रहे हैं कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, ये धर्मेंद्र का है, लोग मिमिक्री कर रहे हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट तो कर रहे हैं मिमिक्री, लेकिन उससे आपके दिमाग में फीड हो रहा है कि धर्मेंद्र की मैंने कोई मूवी देखी है, वो इमेजिनेशन में है, मूवी देखी है आपने, लेकिन असली बात यह है कि बॉलीवुड का सबसे फेमस डायलॉग किसी ने बोला ही नहीं। सोच के देखिए। लेकिन मैं ठीक उसे, हम कुत्ते की बात कर रहे हैं ना, तो कुत्ते की बात ही कर लेते हैं। कुत्ता काटेगा तो क्या करेंगे आप बोलेंगे वैक्सीन लगाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कुत्ता काटना खतरनाक नहीं होता, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि रेबीज खतरनाक नहीं होता, रेबीज से मर सकते हैं, मरते हैं लोग। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर कुत्ते ने काटा तो रेबीज हो भी गया, तो वो जो वैक्सीन लगाएंगे उससे क्या कोई फायदा है? उससे फायदा तो नहीं है, नुकसान है। अब ऐसा जब लोग सुनेंगे या सुनते हैं मेरे खिलाफ हो जाते हैं, मैंने कहा कोई सबूत तो लाओ। जबकि आप ये किताब में पढ़ेंगे, हमारे आयुर्वेद में, हमारे शास्त्रों में कुत्ते के काटने को बोलते हैं अलार्का विषा, और उसका पूरा प्रोसीजर दिया इस किताब में, मैंने डाला है। वो थोड़ा लंबा है इसलिए इस लेक्चर का पार्ट नहीं बन पाएगा, ऐसे कई सारी चीज़ और भी लंबी है जो इसमें डाला हुआ मैंने, कि कुत्ता अगर काट ले तो संस्कृत में आज से 4000 साल पहले लिखा है कि तब सिम्टम क्या होंगे, वही सिम्टम जो आज लोग रिकग्नाइज करते हैं, और करना क्या होगा, और उसमें नीम का क्या रोल है, किस तरह से नीम आपको ठीक कर सकता है, राइट? तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, जो असली इलाज है जिससे इंसान घर पे ठीक हो जाए, उसे तो छुपा के रख दिया। और वही गब्बर का साइकिल वाली बात कि गब्बर ने एक ऐसा ताना बाना बना दिया, एलोपैथी लॉबी ने बना दिया, राइट, ताकि आप उसमें फंसे रह जाएं। तो अंत में मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूंगा कि बड़े से बड़े, ये किसी ने भेजा मुझे, सर वो कुत्ता मिल गया जिसका खून घर में से किया। मैंने कहा कॉन्टेस्ट ये नहीं है, वो कुत्ता कौन सा था, आप से तो क्लिपिंग दो। तो इस तरह से लोगों के जवाब खूब सारे आए, लेकिन असली बात नहीं आई, वो क्लिपिंग नहीं आई। तो खैर आज के इसके कंक्लूजन में मैं ये बोलूँगा कि आपने जो यहाँ समझा, अपने सामने साक्षात एविडेंस देखा, और अगला एविडेंस ये है जब आप खुद करेंगे और खुद देखेंगे, अपने बाकी पेशेंट देखेंगे जो नए पास आउट्स हैं। लेकिन कुछ लोग हैं हमारे देश में या दुनिया में जो इस तरह से अपने मुंह को दबा लेते हैं और सच जो है वो देखना नहीं चाहते, सच को एक्नॉलेज नहीं करना चाहते, राइट? आपने देखा ऑटिज्म जो कितना आसानी से ठीक हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस जो कितना आसानी से ठीक हो सकता है, इनफैक्ट कोई भी बीमारी कितनी आसानी से ठीक हो सकती है, लेकिन तब जो एलोपैथी लॉबी ना तो उनको कुछ सुनाई दे रहा, ना तो उनको कुछ दिखाई दे रहा है। आज हमारे देश में 99% जो बजट है
वो एलोपैथी के लिए है, और 1% बजट पूरा आयु सिस्टम के लिए वो भी नहीं है उसके पास। इसीलिए एलोपैथी दिखाई दे रहा है चारों तरफ। इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है कि वो ज़्यादा इफेक्टिव है, इसलिए दिखाई दे रहा है कि ज़्यादा इफेक्टिव की उसमें बिजनेस मॉडल है। तो खैर उससे बाहर निकलना है। और अब 30 जुलाई को शाम को 5 बजे कोरोना काल .tv में मैं लाइव आऊँगा, और जो अभी हमारा पहला जो जिनका कॉन्वोकेशन नहीं है, तो अभी लेक्चर का ये समाप्त होने की तरफ है। तो आपके पास एक फीडबैक फॉर्म है, उसमें आपके सवाल आप लिखेंगे, जो भी सवाल है इससे जुड़े हुए, और 30 तारीख को 30 जुलाई को 5 बजे लाइव आके मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। और मेडिकल काउंसिल एसोसिएशन जो कि चारों तरफ जिनको हमने चिट्ठी भेजी है, यहाँ तो नहीं आए, अगर लाइव में आए हों, एक मिनट, अभी क्या कुछ हो रहा है? अरे वो तो मैं अनाउंस करूँगा, अभी 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 थोड़ा वेट, अभी वेट करें। बहन जी कहाँ गई? तो कहाँ गई भाई? कल 24 जुलाई क्या करें? 12:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अगर कोई मेडिकल काउंसिल जो लाइव अगर मुझे सुन रहे हैं, या कोई डॉक्टर जिसको लगता है कि जो मैंने बोला उनमें से एक भी चीज़ जो गलत है, तो आगे लाइव चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज करने के लिए मैं वहाँ रहूँगा, और ये जो लाइव टीवी है, कैमरा, ये भी वहाँ रहेंगी। बोलने का मतलब है कि सच अगर ये नहीं है तो कोई ना कोई ज़रूर है, और अगर सच ये है तो बस आपके लिए यही फूड है और यही दवा है, और इसी से बाकी जो पेशेंट हमारे ठीक हुए इसी से आप ठीक हो सकते हैं। तो अब अंत में ये कि ये लेक्चर अभी खत्म होता है, इसके बाद आप में से जो लोग कॉन्वोकेशन वाले लोग हैं, जो कॉन्वोकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं, वो बैठे रहेंगे, और जो बाकी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो यहाँ से बाहर जाएंगे, बाहर लंच करेंगे, दोनों तरफ लंच है, राइट, और इधर जाएंगे, इधर दोनों तरफ आपको लंच की लॉबी दिखेगी, और वहीं पे आपको फीडबैक फॉर्म भी जमा करना है। क्यों जमा करना है? क्योंकि ये जो कार्यक्रम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, आपके दिमाग में कुछ सवाल रह गए, लेकिन सवाल रहेगा, सारे सवाल एक दिन में ले नहीं सकते, तो इसलिए दूसरा पार्ट इस दिन आएगा। तो अब विद दिस आई कंक्लूड, और अब यहाँ से आधे इधर जाओ, इधर जाओ, और बाकी मेरे साथ यहीं बैठे रहो। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं 30 जुलाई को।